हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? मानव मुख से निकली ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। अर्थात वर्ण का मतलब है ध्वनि। सर्वप्रथम मानव मुख से जो ध्वनियाँ निकली, उनके लिए बहुत पहले कभी लोगों ने सिंबल बना दिए। जैसे माँ ध्वनि निकली तो माँ बना दिया, माँ का सिंबल ये बना दिया। आ ध्वनि निकली तो आ का सिंबल ये बना दिया। ला ध्वनि का ये सिंबल बना दिया। का ध्वनि का ये सिंबल। इस प्रकार से इन सब ध्वनियों को ही हम वर्ण कहते हैं। व्याकरणिक भाषा में हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। और इस प्रकार से ये सिंबल बनते गए और ढेर सारे वर्ण इकट्ठा होते गए। जैसे हमारे मुख से कई रास्तों से होकर प्राणवायु अर्थात हमारी हवा मुंह से जो निकलती है, उसको हमने ध्वनियों को 5 भागों से होकर हमारी ध्वनि निकलती है। जैसे आप देखेंगे कि ये हमारा कंठ है, तो जो कंठ से ध्वनियाँ निकली उसको कंठस्थ कहा गया। फिर उसके ऊपर है हमारा तालु। तालु से जो ध्वनियाँ निकली उनको तालव्य ध्वनि कहा गया। और उसके ऊपर हमारा मूर्धा है, जो जीभ के ऊपर का हिस्सा होता है, तो मूर्धन्य ध्वनि कहलाएं। फिर उसके बाद कुछ ध्वनियाँ हमारी दांतों से टकराती हुई निकली, तो उनको दंत ध्वनि कहा गया। और 5वीं ध्वनि जो थी वो हमारे ओंठों से टकराकर निकली, तो उसको ओष्ठ ध्वनि कहा गया। इस प्रकार से ये 5 प्रकार से हमारी ध्वनियाँ निकली। उससे 5 वर्ग हमारे वर्णों के बने। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो आइए हम जान लेते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। तो जो अक्षर या वर्ण हमारे मुंह से बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से आसानी से निकल गए, वो स्वर कहलाए। ये स्वर कितने हैं? 11 स्वर हैं। कौन कौन से? आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे 4 जो है, ये हमारे 11 जो है, ये स्वर हैं। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ये एक तो ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिसमें हमको बोलने में कम समय लगता है। ये कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, ऊ, री। ये 4 हमारे ह्रस्व स्वर हैं। बचे 7 हमारे दीर्घ स्वर हैं। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ,
औ। अभी हम अंग आह को नहीं लेंगे क्योंकि वो वे अयोग वाह के अंतर्गत आते हैं। और तो ये 7 स्वर जो हैं ये दीर्घ स्वर कहलाए। इनसे थोड़ा ज़्यादा समय, 2 मात्रा का समय जिस स्वरों में लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। फिर तीसरा आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में हमें 2 से भी ज़्यादा मात्राओं का समय लगता है तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ये ज़्यादातर जैसे पुकारने के अर्थ में, या आपने देखा होगा ओम लिखा रहता है। ये ओम में जो ये चिन्ह है ये प्लुत स्वर का है। इसमें 2 से ज़्यादा समय लगता है ओम कहने में। जब आप खुद ही मुँह से उच्चारण करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 2 से भी ज़्यादा स्वर का समय, 2 से भी ज़्यादा मात्राओं का स्वर इसमें समय लगता है। अब देखिए, अब हम आते हैं व्यंजन पर। व्यंजन में आप देखिए कंठ से जो ध्वनियाँ निकली वो हुई का वर्ग कहलाई। जैसे का, ख, ग, घ, अ। फिर आप देखेंगे तालु से जो ध्वनियाँ निकली वो कहलाई हमारी चा। चा वर्ग में जितने भी अक्षर आते हैं वो हमारे देखिएगा ऊपर की ओर टच करते हैं। चा, छा, जा, झा, इया। फिर आता है ये वर्ग हमको याद करने के लिए कचट और तप, ये ध्यान रखना चाहिए। तो इससे हमको, क्योंकि आगे चल के हम लोग बचपन में ये सब पढ़ते हैं, आगे चल के ये हम इसका क्रम भूल जाते हैं। तो इसलिए कचट तप याद रखेंगे तो हमको सारे किसके बाद कौन सा वर्ग आता है ये हमको पता चल जाता है। तो देखिए फिर टा वर्ग, इसके अंतर्गत आता है ट, ठ, ड, ढ, अण। फिर ता वर्ग, त, थ, द, ध, न। फिर आता है आपका पा वर्ग। देखिए का वर्ग की ध्वनि हम कंठ से निकालते हैं। चा वर्ग की ध्वनि हम तालव्य से निकालते हैं, जो जीभ के ऊपर का हिस्सा होता है, दांतों से पीछे का। फिर मूर्धन्य से टा वर्ग निकलता है, जिसमें हम दांत और ऊपर दोनों को टच करते हैं बोलते समय। टा हमारी जो जीभ है, जिह्वा है, वो मुड़ती है। ट, ठ, ड, ढ। तो ये कहलाता है आपका मूर्धन्य। तो मूर्धन्य वर्ग का उद्गम स्थान ध्वनि का है ट, ठ, ड, ढ, अणा। ये हमारा मूर्धन्य स्थान है, इन वर्णों को निकालने का मूर्धन्य स्थान है। फिर ता वर्ग में देखिए हम दांतों को टच करते हैं, इसलिए इनको दंतस्थ कहा जाता है। ता, था, द, ध, न। फिर आता है आपका पावर में हम बोलते समय हमारी जो प्राण वायु है या हमारी जो मुंह की हवा है वो ओंठों से टकराती है। पा, फा, ब, भ, म। तो इस तरह से ध्वनियों के उद्गम स्थान से ये हमारे व्यंजन बने। तो 11 हमारे स्वर हैं और 33 हमारे व्यंजन माने गए हैं। अब देखिए अब इसमें
एक आप देखेंगे कि ढा और ड़ा ये वर्ड यूज़ होते हैं। ये गौण व्यंजन कहलाते, क्योंकि ये अलग से हैं, ये वर्णमाला में नहीं आते, बल्कि इसको अलग से लोगों ने यूज़ किया और ये फिर प्रकाश में आते चले गए। इनको कहते हैं गौण व्यंजन। तो इस तरह से इन सभी वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है वो कहलाता है वर्णमाला। अब आप देखेंगे कि इसी सीक्वेंस में, क्रम में आपके अब 4-4 वाले वर्ड आते हैं। या, रा, ला, वा, शा, शा, हा। अब इसमें जो है इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन, ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन, और ये कहलाते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण से आप देखेंगे जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है वो गर्म हवा निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इस प्रकार से वर्ण विचार के अंतर्गत हमने पढ़ा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे 11 हैं, जिसमें 11 में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर आते हैं। ये 4 हमारे ह्रस्व स्वर हैं, ये 7 हमारे प्लुत स्वर हैं, और दीर्घ स्वर हैं, और ये प्लुत स्वर हैं। और फिर इस तरह से जो 33 व्यंजन हैं वो हमारे इस प्रकार से आते हैं। तो इस प्रकार से इनका सबका व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। अब हम पहले भी इस बारे में बहुत पढ़ चुके हैं। अब इनमें क्या है कि जो व्यंजन हैं उनमें ये संपूर्ण व्यंजन हैं और ये बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते, इसलिए इनमें स्वर छिपा होता है। जैसे का व्यंजन है और इसमें आ जुड़ा होता है, तब हम इसका उच्चारण का कर पाते हैं। अब इसको जब हम स्वर से अलग कर देते हैं तो हम इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं, ये चिन्ह कहलाता है हलंत। जब हम किसी व्यंजन में हलंत लगा देते हैं तो उसकी जो कहना चाहिए उसका जो वो वैल्यू है वो आधी हो जाती है। तो ये का हम पूरा नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें से हमने स्वर अलग कर दिया, तो ये हमारा आधा का कहलाए। तो इस प्रकार से जब हम व्यंजन को स्वर से जोड़ते हैं या व्यंजन को स्वर से अलग करते हैं तो उसका अपना अलग महत्व होता है। इन सब के बाद आपका आता है छ, त्र, ज्ञ। ये 3 व्यंजन और आते हैं, ये व्यंजन कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या है कि जैसे ये छा है तो इसमें आधा हलंत का प्लस शा लगा होता है, तब ये बनता है छ। ये आधा और ये पूरा। इसी प्रकार से ता, रा बना त्रा। इसी प्रकार से इया प्लस जा बना गया।
ये हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद जब हम व्यंजन को या स्वर को अलग करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे कमल, जब हमने इनके सभी व्यंजन को स्वर से अलग किया, जैसे का, आ, मा, आ, ल, आ, इनमें जब इस वर्ड को हमने वर्णों में विभाजित किया, अलग किया, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं वर्ण विच्छेद। और इसी प्रक्रिया को जब हम मिला देते हैं तो उसे कहते हैं वर्ण संयोजन। तो इस प्रकार से वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद, और वर्णों को अगर इस तरह से वर्ण विच्छेद है, जैसे लड़की, ल, आ छूट गया, ल, अ, ड़, अ, क प्लस बड़ी ई। तो इसमें क्योंकि इसमें आ क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर क में बड़ी ई की मात्रा लगी, तो ये मिलकर बना लड़की। तो ये हमारा हुआ, ये प्रक्रिया हमारी हुई वर्ण संयोजन। तो इस प्रकार से हमें परीक्षा में वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद करने के लिए आता है। अब हम आगे आपको अभ्यास कार्य देंगे, उससे आप जब करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम स्पष्ट हो जाएगा।